जय हिंद। आपको पता ही है कि भारतीय न्याय प्रणाली में न्याय मिलना कितना कठिन है और इसका कारण होता है कि पुलिस, वकील, कैदी, कोर्ट इन सब की कार्यवाही में धीमापन। इसी धीमापन को दूर करने के लिए सरकार ने आईसीजीएस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है। देखिए, इसको फॉर्मेट के रूप में समझिए कि आईसीजीएस में सभी प्रकार की स्तंभों को आपस में जोड़ दिया गया है, जैसे पुलिस, कोर्ट, जेल, वकील, ये जो मिल करके न्याय देने में सहयोग करते हैं, इनको जोड़ करके पांचों को एक हथेली बना दिया गया ताकि आपस में सूचना का आदान प्रदान आसानी से कर सके और न्याय मिलने में देरी ना हो। तो देखिए, आईसीजेएस का पूरा नाम है इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, यानी कि अंतर संचारणीय आपराधिक न्याय प्रणाली। इसका काम क्या है? तो देखिए, आपराधिक न्याय प्रणाली के सभी स्तंभों को आपस में जोड़ना ताकि वह स्वतंत्रता से अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान कर सके। आईसीजेएस में पुलिस, जेल, कोर्ट, वकील, फोरेंसिक लैब, इन सब पांचों स्तंभों को जोड़ दिया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा आईसीजीएस में कितने स्तंभ होते हैं, तो 5 स्तंभ होते हैं। इसका प्रारंभ कब हुआ? वर्ष 2016 में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी के द्वारा इसको शुरू किया गया था। लेकिन इसका जो नोडल एजेंसी है, यानी कि कार्यकारी गृह मंत्रालय, वो कार्यकारी गृह मंत्रालय अभी भी गृह मंत्रालय ही है, यानी कि होम मिनिस्ट्री के द्वारा ही ऑपरेट किया जाता है, क्योंकि अपराध, लॉ एंड ऑर्डर एंड पुलिस, ये सब कुछ गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं, इसलिए गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही ये काम करता है। अब आईसीजीएस के अंतर्गत कौन सी वो 5 चीजें आती हैं, उसको विस्तार समझिए। आईसीजीएस भारत सरकार का एक अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है। अम्ब्रेला प्रोजेक्ट का मतलब होता है जिसके अंतर्गत बहुत सारी चीजों को सम्मिलित किया जाता है, फिर इसको एक रूप दे दिया जाता है। इसके 5 स्तंभ है। कौन कौन से? सीसीटीएनएस, ये पुलिस के लिए है। पुलिस क्या क्या एफआईआर दर्ज कर रही है, कौन सी कार्यवाही कर रही है, कौन सा रिकॉर्ड बना रही है, कौन सा चार्जशीट बना रही है, इस सब के लिए सीसीटीएनएस लाया गया। ई कोर्ट, कोर्ट में कितना फैसला आ रहा है, कौन सा फैसला आ रहा है, केस कितना बढ़ा, कितना रुका हुआ है, कोर्ट को कौन सा साक्ष्य पेश किया गया, नहीं किया गया, इस सब के लिए ई कोर्ट लाया गया। कैदियों के लिए ई प्रिजन लाया गया, यानी जेल की व्यवस्था को सुधारने के लिए ई प्रिजन ऐप लाया गया। ई फोरेंसिक ऐप, फोरेंसिक जांच हुई, कब हुई, कितनी हुई, उसका सारा कुछ डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए ई फोरेंसिक ऐप लाया गया। और वहीं पर ई प्रोसिक्यूशन ऐप सरकारी वकील के लिए लाया गया है, ताकि वकीलों को, जेल को, कोर्ट को और थाने में यानी पुलिस को, सबको आपस में जोड़ा जा सके। तो आप देखेंगे तो ये पांचों उंगलियां मिलकर एक हथेली बना रही है। और इसका काम क्या है? इसका काम है कि ये एक हथेली के रूप में मजबूती से काम कर सके और आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार ला सके। क्योंकि आपको पता ही है कि हमारे भारत में अभी भी 5 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग है। उनमें से लगभग 90 लाख केस सुप्रीम कोर्ट में, 1.5 करोड़ के आसपास केस हाई कोर्ट में और लगभग 3.5 करोड़ केस आपके सत्र न्यायालय में पेंडिंग है। और ये इतने केसेस हैं कि अगर लगातार 200 वर्षों तक भी लगातार इन केस को सॉल्व किया जाए तब भी खत्म नहीं होगा। तो इस केस के सॉल्विंग की प्रक्रिया को त्वरित करने के लिए ही लाया गया। तो अब पहले हम एक एक करके समझ लेते हैं। पहले आता है सीसीटीएनएस। देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। ये क्यों लाया गया है? तो देश के सभी 17,000 थानों को आपस में जोड़ने के लिए। आज होता यह है कि बहुत सारे अपराधी इंटर स्टेट अपराध करते हैं, मतलब बिहार में अपराध करेंगे, उत्तर प्रदेश में चले जाएंगे, उत्तर प्रदेश में अपराध करेंगे और राजस्थान में चले जाएंगे। ऐसे में दिक्कत यह होता था कि राजस्थान पुलिस को उत्तर प्रदेश जाने के लिए या उत्तर प्रदेश पुलिस को राजस्थान में कैदी को पकड़ने के लिए बड़ा सारा ट्रांजिट रिमांड लेना, ये सारी प्रक्रिया का बहुत सारा कागजाती प्रक्रिया बहुत धीमे गति से होता था। आज उसको सीसीटीएनएस के माध्यम से बड़ा आसान कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये सभी थानों को आपस में जोड़ दिया गया है। तो जो इस थाने का अपराधी है वो दरअसल पूरे देश के सभी थानों का अपराधी है, क्योंकि थाने तो सभी पूरे देश में एक ही पोर्टल पे जुड़ गए, तो सभी थाने मिल करके काम कर सकते हैं। पहला इसका काम था थानों को आपस में जोड़ना। दूसरा, देश के किसी भी थाने में अपराध हुआ अपराधी की सूचना को प्राप्त करना। तो मान लीजिए कि कोई ए नाम का व्यक्ति है और उसने किसी एक्स नाम के थाने पर के अंतर्गत अपराध किया और वो अपराध करके पुणे भाग गया, तो उसका सारा डेटा जो है सीसीटीएनएस में अपलोड कर दिया गया है और उसका डेटा के आधार पर उस अपराधी को मुंबई पुलिस भी पकड़ करके और यहां हैंड ओवर कर सकती है। यही इसका मुख्य काम है। पुलिस जितना चार्जशीट बनाती है, एफआईआर दर्ज करती है, उस सबको भी पेपर की बजाय कंप्यूटर में दर्ज किया जाता है। यानी पुलिस जितना भी एफआईआर बनाती है, चार्जशीट दायर करती है, उस सबको पहले कंप्यूटर में चढ़ाया जाता है, फिर लिया जाता है। देखिए, इससे पहले सरकार ने सीसीटीएनएस के स्थान पर कॉमन इंटीग्रेटेड पुलिस एप्लीकेशन लाया था, जिसको सीपा कहा जाता है। अब सीपा को खत्म कर दिया गया क्योंकि ये साधारण काम कर रहा था, बड़ा काम नहीं कर रहा था, और सीपा के स्थान पर सीसीटीएनएस को लाया गया। अब सीसीटीएनएस के अन्य कार्य समझिए। नागरिकों को ऑनलाइन एफआईआर करने का, केस स्टेटस देखने का, अब
अपना सुविधा प्राप्त हो गया है। अगर आप अपना ऑनलाइन एफआईआर करना चाहते हैं तो आप सीसीटीएनएस पोर्टल में जाकर ऑनलाइन एफआईआर कर सकते हैं। साथ ही अपने एफआईआर का क्या स्टेटस है वो भी चेक कर सकते हैं। वहां पर ओरिजिनल पीडीएफ डाउनलोड, मतलब ओरिजिनल पीडीएफ अपलोड किया जाता है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं होती है और वो सरकारी रिकॉर्ड है। राज्यों के बीच अपराधियों का रिकॉर्ड शेयर करने के लिए सीसीटीएनएस का प्रयोग किया जाता है। तो कोई मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश का अपराधी है और वो बार बार अपराध करके बिहार भाग जा रहा है, तो इसका पूरा डेटा जो है तो सीसीटीएनएस में अपलोड कर दिया गया है और राज्यों के बीच में पूरी जानकारी फैल गई है, वो अपराधी अब कहीं भी होगा तो पकड़ा जाएगा। दूसरा, किसी भी नागरिक का आपराधिक चरित्र सत्यापन करना। देखिए, सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट बड़ी कंपनियों में भी आपको नौकरी चाहने के लिए करेक्टर सर्टिफिकेट मांगते हैं। अब मान लीजिए आप पुणे में जॉब कर रहे हैं और आपको कलकत्ता से आए हुए हैं, अब आप कलकत्ता के थाना ही तो आपको वेरीफाई करके देगा आपका करेक्टर, लेकिन वहां जाएंगे फिर इसके बाद दिक्कत होगा बड़ा। तो इसलिए अब ऑनलाइन सिस्टम कर दिया गया है कि सीसीटीएनएस में ही आप जा करके और अपने थाने के लिए करेक्टर सर्टिफिकेशन का एप्लीकेशन देंगे और वहां से वो लोग सीसीटीएनएस में आपके नाम को दर्ज करके देखेंगे कि इसके नाम पे कोई क्राइम रिकॉर्ड तो नहीं है। यदि नहीं है तो तुरंत उसको वहां पर जारी कर दिया जाएगा और आपका काम हो जाएगा। तो इस प्रकार से जुलूस आदि निकालने का अनुमति भी लेने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन, जैसे देखिए किसी रैली को हमें निकालना है, किसी जुलूस को निकालना है, तो वहां लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए हमें संबंधित थाना से परमिशन लेना होता है। और ये परमिशन लेने के लिए मान लीजिए हमें समय नहीं है या फिर हमें अधिकारी नहीं मिल पा रहे हैं, तो हम ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं उस थाने के लिए और वो थाना अगर हमें सही जांच पड़ताल में पाएगा तो हमें अनुमति दे सकता है। थाने की हर गतिविधि को पहले कंप्यूटर के सीसीटीएनएस में ही अपलोड किया जाता है। आज थाने में कितना एफआईआर हुआ नहीं हुआ, जो भी गतिविधि होती है वो सब कुछ एज इट इज कंप्यूटर में अपलोड की जाती है। यहाँ पर कौन विजिट में आया था, कितने दिनों में आया था, कितना एफआईआर साल भर में दर्ज हुआ, कितने मर्डर के हुए, कितने रेप के हुए। यानी अगर आपको देखना है कुछ भी थाने के बारे में जानकारी लेना तो आप सीसीटीएनएस पोर्टल खोल लीजिए उस थाने का, आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। इसीलिए आज देश के हर थाने में एक सीसीटीएनएस का अलग से रूम ही दे दिया गया। तो आप थाने में जाएंगे तो सीसीटीएनएस नाम का एक तो अलग से स्टाफ ही होता है पूरा, और वो स्टाफ यही काम करता है पूरा। फिर नागरिकों को सीसीटीएनएस के स्थान पर सिटीजन पोर्टल लाया गया है। देखिए, सीसीटीएनएस के अंतर्गत पुलिस की सारी जानकारी अपलोड की गई है और ये एक सरकारी जानकारी है। ये जानकारी पब्लिक में सीधा लीक कर देना ठीक नहीं है, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से पब्लिक में ये जाएगा तो अपराधी के पास भी तो जाएगा, अपराधी इसमें किसी प्रकार से तोड़ मरोड़ कर सकता है। इसीलिए सीसीटीएनएस पोर्टल के अंतर्गत ही सिटीजन पोर्टल लाया गया है। हर राज्य का अपना सिटीजन पोर्टल होता है। तो जैसे बिहार के अपराधियों का हमें पता करना है तो हम बस टाइप करेंगे सिटीजन पोर्टल ऑफ बिहार, लॉगिन करेंगे, वहां जाकर के थाना सेलेक्ट करेंगे। थाना में हम अपराधी, जैसे मान लीजिए किसी ए नाम के व्यक्ति के नाम पर एफआईआर हुआ तो इसका एफआईआर नंबर डालेंगे और थाना का पूरा स्टेटस और केस का स्टेटस दिख जाएगा। इसमें आईओ कौन है, प्रमुख अधिकारी कौन है, जांचकर्ता कौन है, क्या मैटर है, कौन कौन सी चार्जशीट लगाई गई है, अभी केस कितना बढ़ा है, कितना रुका हो, एवरीथिंग एंड एनीथिंग आप पूरी भी जानकारी ले सकते हैं। तो देखिए, सिटीजन पोर्टल जुड़ा तो सीसीटीएनएस से ही है, लेकिन लिमिटेड जानकारी देता है, क्योंकि सीसीटीएनएस में सब कुछ अपलोडेड है और सिटीजन पोर्टल में सिर्फ आपकी जानकारी अपलोडेड है। तो इसलिए हर राज्य का अपना सिटीजन पोर्टल होता है। जैसे मध्य प्रदेश के हमें किसी अपराधी के बारे में जानकारी चाहिए तो हम सिटीजन पोर्टल लॉगिन करेंगे मध्य प्रदेश का और पूरी जानकारी ले लेंगे। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि हम नेशनल लेवल पर निकालेंगे ही डेटा अपराधी का, तो नेशनल डिजिटल पुलिस पोर्टल एनडीपीपी को हम लॉगिन कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है ई कोर्ट। देखिए, कोर्ट के ऊपर इतना बोझ बढ़ चुका है, अभी 5 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग है। इस केस के पेंडिंग होने का एक सबसे बड़ा बैकवर्ड क्या है? सबसे बड़ा यह है कि एक केस के पेंडिंग होने का मतलब है, अगर 5 करोड़ केस हैं तो एक केस पर लगभग 200 पेज होते हैं। तो 5 करोड़ में 200 का गुणा कर दीजिए, उतना करोड़ पेज है, उतना करोड़ कागजात कौन चेक करेगा, कौन देखेगा? तो यानी पूरे कोर्ट के सिस्टम को, कोर्ट के जितना केस है उसको डिजिटलाइज करने के लिए ई कोर्ट ऐप को लाया गया है। यह पोर्टल कोर्ट के केस, फैसले, आदेश, निर्णय आदि सभी को डिजिटलाइज करता है ताकि आसानी से केस के बारे में जानकारी ली जा सके और यह न्याय प्रक्रिया को तेजी दिया जा सके। नागरिक अपने केस की जानकारी भी ई कोर्ट ऐप से ले सकते हैं। तो मान लीजिए हमारा कोई केस नंबर है, यानी सीसी नंबर, केस नंबर को शॉर्ट में सीसी कहते हैं। जैसे एफआईआर नंबर होता है वैसे सीसी नंबर होता है। सीसी का फुल फॉर्म होता है कैलेंडर केस। तो आप कैलेंडर केस डालेंगे तो आपका जो भी केस होगा
और कौन से कोर्ट में चल रहा है, उसे क्या जानकारी है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो ई कोर्ट ऐप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपना केस का जानकारी आसानी से ले सकता है। कौन वकील लड़ रहा है, कौन जज सुनवाई कर रहे हैं, अभी क्या प्रोग्रेस हुआ है, कब अगली डेट दी गई है, समन कब मिलेगा, वारंट कब मिलेगा, तामिला कब होगी, कुर्की का आदेश आएगा नहीं आएगा, एवरीथिंग आप वहां पर आप जानकारी ले सकते हैं। इसकी शुरुआत वर्ष 2016 में हुई थी और ये विधि मंत्रालय के अधीन, यहां याद रखिएगा कि कोर्ट वाला ऐप इकलौता ऐप है ये पोर्टल जो विधि मंत्रालय के अधीन यानी लॉ एंड ऑर्डर मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है, बाकी सारे गृह मंत्रालय के अंतर्गत। अब इसके बाद आता है ई प्रिजन ऐप। तो देखिए भारत में भी लाखों की संख्या में कैदी है और कैदियों का रिकॉर्ड बना के रखना, उनसे कौन मिलने आया है, कौन संदिग्ध गतिविधि में शामिल रहा है, किसका कब डेट खत्म हो रहा है, तो जेल की सारी गतिविधि को, जेल के कागजात को डिजिटलाइज करने के लिए और कैदी की पूरी जानकारी, पेशी, सजा आदि का विवरण देने के लिए ई प्रिजन ऐप लाया गया है। तो अगर कोई कैदी है तो उसका अगला सुनवाई कब हो रहा है, उसका सजा कब खत्म हो रहा है, उसको सजा में कितना बढ़ोतरी हुआ है, लघुकरण घटौती हुआ है, कब उसका सजा ने पिटीशन अगर दायर किया है तो माफी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उस सब का पूरा जानकारी, कैदी का पूरा जन्म पत्र का आपको यहाँ पर ई प्रिजन ऐप में मिल जाएगा। तो हर कैदी का एक नंबर होता है, जैसे केस नंबर होता है, तो आप कैदी नंबर डाल करके वहां ई प्रिजन ऐप में और किसी भी कैदी के बारे में पूरी जानकारी फर्स्ट टू लास्ट देख सकते हैं। इसलिए क्या किया गया कि ई मुलाकात ऐप लाया गया है। तो मान लीजिए किसी कैदी के परिजन जानना चाहते हैं मिलने के लिए, तो वो ई मुलाकात ऐप डाउनलोड करें, अपना कैदी नंबर टाइप करें और वहां पर अपना डेट और टाइम निवेदन करें कि हमें इस दिन अपने इस कैदी से मिलना चाहते हैं। तो आपको वहां का जो सिस्टम होगा वो आपको टाइम और डेट बुकिंग करके दे देगा। मतलब एक ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम हो गया है, जिसमें पहले ये होता था कि जेल में जाकर के और लाइन लगाकर लोग खड़े होते थे सुबह, और पुलिस का जो जेल मैनुअल होता है उसके अनुसार 50 लोगों को मिलने देना है, कि इसको मिलने देना है, कि आज नहीं मिलने देना है। कोई खास इसका ये नहीं होता था कि आप गए हैं तो मिल ही लेंगे, आपको लौटा भी दिया जाएगा, कई बार लौटा दिया जाता था। लेकिन अब ऐसी परेशानी नहीं है, अब आप घर बैठे ही बुकिंग कर सकते हैं। कैदियों को परिजनों से मिलने के लिए एक प्लेटफॉर्म है और यहाँ आप बुकिंग कर सकते हैं। यदि आपको टाइम और डेट मिल जाएगा तो उस टाइम और डेट में आप जाकर के आसानी से मिल सकते हैं। फिर इसके बाद आता है ई प्रोसिक्यूशन ऐप। देखिए सरकारी वकीलों का अपना बहुत बड़ा योगदान है न्याय व्यवस्था में, लेकिन इनको पुलिस के टच में रहना, कोर्ट के टच में रहना, फॉरेंसिक लैब के टच में रहना बड़ा दिक्कत हो जाता था। इसलिए सरकारी वकीलों को पुलिस की तक पहुंच आसान बनाने के लिए और सरकारी वकीलों का रिकॉर्ड डिजिटलाइज करने के लिए ई प्रोसिक्यूशन लाया गया। इसकी शुरुआत गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2017 में की गई। देखिए जितना भी सरकारी वकील है, अगर वो चाहता है कि वो पुलिस से मिले, यानी इसका जो जांच करता अधिकारी उससे बात करे या फॉरेंसिक लैब से बात करे कि इससे संबंधित हमें साक्ष्य चाहिए, कोई दस्तावेज चाहिए, कोई गवाह चाहिए, तो कैसे संपर्क करेगा, बड़ा दिक्कत होता था। इसलिए क्या हुआ कि अब सभी वकीलों का, सरकारी वकीलों का रिकॉर्ड एक जगह चढ़ा दिया गया और जो वकील जिस केस नंबर को देख रहा है उसके बारे में पूरी जानकारी वहां पर दी गई है। तो अगर मान लीजिए कोई पुलिस अधिकारी है और वो अपने केस नंबर वाले व्यक्ति से, वकील से संपर्क करना चाहता है, तो बड़े आसानी से जाकर ई प्रोसिक्यूशन में सर्च कर सकता है, वहां पर उस वकील का नाम मिल जाएगा और वो संबंधित वकील से जानकारी ले सकता है। इसके बाद देखिएगा ई फॉरेंसिक ऐप आता है। ई फॉरेंसिक ऐप आईसीजीएस का 5वां स्तंभ है और ये लास्ट स्तंभ है। क्राइम सीन से लेकर फॉरेंसिक लैब तक की अंतिम रिपोर्ट को डिजिटलाइज करने के लिए ई फॉरेंसिक ऐप लाया गया। जैसे मान लीजिए पुलिस अधिकारी है, कहीं मर्डर हुआ है या कोई घटना हुई है, और हर साक्ष्य का एक क्यूआर जनरेट होता है, और जैसे ही आप वीडियो अपलोड करेंगे तो वो क्यूआर अपने आप बन जाएगा और उस क्यूआर में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। यदि आप छेड़छाड़ करेंगे तो क्यूआर एरर बताएगा, यानी कि वो कोर्ट में मान्य नहीं होगा। तो एक बार जैसा वीडियो रिकॉर्ड हो गया उसमें कोई कटौती नहीं की जा सकती। इसकी शुरुआत भी वर्ष 2017 में गृह मंत्रालय द्वारा की गई थी। अब देखिए साक्ष्य ऐप आता है। जो हमारे 5 स्तंभ हैं वो पूरे हो गए। 5 स्तंभ कौन कौन से थे? सीसीटीएनएस था, ई कोर्ट था, ई प्रिजन था, ई फॉरेंसिक था, ई प्रोसिक्यूशन था। अब हम देख लेते हैं ई साक्ष्य ऐप। ये एक अलग से ऐप लाया गया है, ये पिछले वर्ष 2024 में लॉन्च किया गया है। इसका काम क्या है समझिए। सभी प्रकार के पुलिस जांच, घटना स्थल का वीडियो, तलाशी, जब्ती, गवाहों के बयान आदि सबको रिकॉर्ड करने के लिए इस साक्ष्य ऐप लाया गया। अभी हमने बताया है कि यदि कहीं दुर्घटना होती है तो पुलिस अधिकारी भी तो एक आदमी है और उसके पास पर्सनल फोन है। पर्सनल फोन में वो वीडियो बनाएगा, क्योंकि वीडियो का तो बड़ा महत्व होता है जांच में, पूरी जांच प्रक्रिया में बड़ा बड़ा सबूत उसमें मिल जाता है। तो वो कहां रखेगा अपने पास वीडियो, किस किस से पास कोड करके रखेगा, और अगर फोन गुम हो गया तो क्या,
फिर सारा डेटा लीक हो जाएगा और इसमें किसी का जीवन निर्धारित है। उस वीडियो के आधार पर किसी को फांसी हो सकती है, फांसी रुक सकती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ई साक्ष्य ऐप लाया गया। तो कहीं भी कोई घटना होती है तो पुलिस अधिकारी को अपना मोबाइल खोल करके अपने कैमरे से रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, वो ई साक्ष्य ऐप के अंतर्गत रिकॉर्ड करेगा और वो ऐप अपने से वीडियो रिकॉर्डिंग करेगा। और इस ऐप में अधिकतम 4 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड हो सकती है। ऐसा नहीं कि 50 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड कर दिए, कुछ कुछ फालतू फालतू चीज, क्योंकि ये वीडियो बाद में कोर्ट में क्रॉस चेक होता है। गवाह इसी पर डिपेंडेंट होता है कि जो वीडियो में बोला जा रहा है, जो गवाह दे रहा है वो सही कि नहीं। तो 50 मिनट का क्रॉस चेक में अदालत का बहुत सारा समय खराब होगा और अदालत के ऊपर बर्डन है। इसलिए इसके ऊपर एक लिमिटेशन लगाई गई है कि अधिकतम 4 मिनट का वीडियो ही रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसका एक स्पेशल हैश वैल्यू होता है। जैसे ही वीडियो रिकॉर्ड होकर अपलोड होगा ऐप में तो उसका एक हैश वैल्यू बन जाएगा। अगर आप उसमें छेड़छाड़ करेंगे तो फिर वो वीडियो एरर हो जाएगा। यानी कि पॉसिबिलिटी नहीं है पुलिस के अंदर कि वो एक बार वीडियो बन गया और उसमें कोई संदिग्ध चीज दिख रही तो पैसा लेकर के वीडियो में हेर फेर कर दे। ऐसा कुछ नहीं कर सकती पुलिस। जैसे फिंगरप्रिंट में कोई भी दिक्कत होगी तो मैच नहीं करेगा, यूनिक है, वैसे ही हैश वैल्यू भी यूनिक है। हर वीडियो का हैश वैल्यू यूनिक रहे। अधिकारी द्वारा अपनी उपस्थिति के लिए एक सेल्फी अपलोड करना अनिवार्य है। तो जैसे मान लीजिए कि हम जब्ती करने जा रहे हैं तो पहले हम एक अपना सेल्फी लेंगे, यानी हम शामिल हैं इस कार्य को करने में। ऐसा नहीं कि कोई भी करके दे दिया, हम शामिल हैं इस कार्य को करने में और हमारे ही अंतर्गत ये पूरी जब्ती की प्रक्रिया संपन्न की गई है। तो इस प्रकार ये ई साक्ष्य ऐप काम करता है। तो आपने देखा कि जो आईसीजीएस के अंतर्गत सभी 5 स्तंभों को मिलाकर कार्य करने की व्यवस्था बनाई गई है ताकि हमारी न्याय प्रणाली तेज हो, तेजी से हमें न्याय मिल सके। ये पूरी जानकारी रही। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।